बीजेपी को फेल करने की प्लानिंग कर रहा है। इस बीच गठबंधन धर्म की बात भी की जा रही है, क्योंकि 24 के महारण में जिसके जितने सहयोगी होंगे उसकी उतनी बड़ी टेंशन होगी। 24 के महाचुनाव पर पेश है हमारी खास पेशकश रेड 2024। जयंत चौधरी के विधायकों ने सीएम योगी से मुलाकात की है। आरएलडी का कहना है कि यह मुलाकात सियासी नहीं बल्कि शुद्ध रूप से किसान हितों की मांग को लेकर की गई थी, जबकि सियासी गलियारों में इस मुलाकात के कुछ और ही मायने निकाले जा रहे हैं। क्या आरएलडी और बीजेपी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है? देखिए। अखिलेश को बोलकर बाय, जयंत बीजेपी खेमे में आए। जल्द हो सकता है गठबंधन, आरएलडी बीजेपी की डील डन। एक तस्वीर हजारों कहानी कहती है। ये कहावत इस तस्वीर पर सटीक बैठ सकती है। एक तरफ सीएम योगी है तो दूसरी तरफ जयंत चौधरी के विधायक। इसी तस्वीर ने यूपी की मौजूदा सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। बेंगलुरु में इंडिया के मंच पर हाथ लहराते हुए जयंत दिल्ली सर्विस बिल पर संसद में वोटिंग से नदारद रहे। राजनीतिक गलियारों में कयासबाजी चल रही थी कि जयंत की पार्टी आरएलडी के सभी विधायक मुख्यमंत्री योगी से मिलने पहुंच गए। और फिर क्या था, एक नए गठबंधन की खबरें जैसे निकल पड़ी। सवाल किया गया तो जैसे मुलाकात से पहले ही जवाब तैयार था। वैसे ये मुलाकात के मायने आप ही निकाल रहे अलग से। हम जब से सरकार का गठन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी से कई दफे मुलाकात हमारी हो चुकी। हम लोग अपने क्षेत्र की समस्या नंबर 1 पर हमने गन्ने की समस्या रखी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जब तक खिचड़ी पक न जाए तब तक किसी को न्योता भी नहीं दिया जाता। इसी अंदाज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बात का जवाब दिया। प्रदेश के किसी भी दल के कोई भी माननीय विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं और लगातार पहले भी मिलते रहे हैं, तो उसके अर्थ न निकाले जाए, बल्कि इससे यह निकाला जाए कि प्रदेश के हर दल के सम्मानित विधायक का आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने को लेकर के कोई संशय नहीं, भरोसा है। चलिए अब उन वजूहात को जान लेते हैं जिसके चलते अफवाहों के बाजार गर्म हुए। जयंत की राजनीतिक मजबूरी। 2014 और 2019 दोनों चुनाव में आरएलडी के हाथ खाली रहे। दोनों बार वो विपक्षी गठबंधन में साथ थी। बीजेपी ने आरएलडी की चुनौती को आसानी से ध्वस्त किया। अजीत सिंह, जयंत दोनों को उनकी घरेलू सीटों पर मात दी। आरएलडी का चुनावी इतिहास भी इस गठबंधन को हवा देता है। आरएलडी को सबसे बड़ी कामयाबी 5 लोकसभा सीटों के साथ मिली। 2009 में बीजेपी के साथ गठबंधन के दौरान ही मिली थी 5 सीटें। विधानसभा में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बीजेपी के साथ ही रहा। 2002 में 14 विधानसभा सीटें बीजेपी के साथ ही हासिल हुई। जयंत अपनी राजनीति में भी अभी तक के प्रयोगों के बाद समझ चुके हैं कि उनका वोट बैंक तभी सीटों में बदलता है जब वो बीजेपी के साथ खड़े होते हैं। एसपी के साथ साधे गए जातीय समीकरण का पश्चिमी यूपी में वोटों के जुड़ाव की कोई और गुंजाइश भी जयंत को नहीं दिख रही। अखिलेश जयंत की दूरियां। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से दूरियां। सीटों को लेकर अखिलेश जयंत में बनी दूरियां। चुनाव में जयंत मांग रहे 12 सीटें। अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं है। इस संभावित गठबंधन में बीजेपी की भी अपने फायदे हैं। बीजेपी को होगा फायदा, एनडीए का कुनबा बढ़ेगा। पश्चिम यूपी की जीत को धमाकेदार करेगी बीजेपी। विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हुआ था नुकसान। मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत में कई सीटें खोनी पड़ी। उसकी बड़ी वजह जयंत का एसपी के साथ होना था। लिहाजा बीजेपी लोकसभा चुनाव में ऐसा कोई भी मौका विपक्ष को नहीं देना चाहती है। बहरहाल इस मुलाकात की कोई सियासी बात तो बाहर नहीं आई, लेकिन हर मुलाकात और तस्वीर कोई न कोई संदेश छोड़ती है। मुलाकात की टाइमिंग भी एक मैसेज ही होती है। इस मुलाकात के संदेश भी इस संदेह पैदा करते हैं। ऐसे में आरएलडी और जयंत को लेकर चर्चा होना लाजमी है। टीम न्यूज स्टेट।
विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। नई नियमावली को लेकर बुधवार को शुरू हुआ बवाल अभी भी जारी है। साउथ एशियन गेम्स सब के टीम में 1530 यूपी विधानसभा का मानसून सत्र के चौथे दिन भी जमकर हंगामा। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। गुरुवार को सत्र के चौथे दिन भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। नई नियमावली को लेकर बहस हुई। विपक्ष ने इसका जमकर विरोध भी किया। विपक्ष के विधायक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत खेती। अब नई नियमावली में हम लोग संशोधन दे रहे हैं। अब पूरी देखिए संशोधन होकर के लोकतांत्रिक तरीके से उसमें नियम में परिवर्तन हो तो अच्छा। ये मोबाइल बैन करना, लोकतांत्रिक ढंग से लॉबी में जाते हुए किसी भी मुद्दे पे सरकार की नीतियों का विरोध करना, ये बैन करना कहीं से उचित नहीं है। इसका घोर निंदा करता हूं और इससे लोकतंत्र कमजोर होगा, विधायिका कमजोर होगी। जब लोकतंत्र और विधायिका कमजोर होगी तो निश्चित तौर से अराजकता बढ़ेगी, ब्यूरोक्रेट की लूट बढ़ेगी। अगर हम इन चीजों का विरोध बेल में नहीं करेंगे तो करेंगे कहां? रोड पे नहीं कर सकते, चक्का जाम नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। विधानसभा के बेल में आके जो लोग विरोध करने का लोकतांत्रिक ढंग से अगर उसको भी बैन कर देंगे तो लोकतंत्र बचा फिर कहां? फिर तो राजशाही पुनः लौट आई। तो हम लोगों की यही मांग थी कि कुछ चीजें इसमें बहुत बेसिक संशोधन है, कुछ चीजें अच्छी भी हैं और कुछ चीजों जिनकी आवश्यकता है कि उनमें कुछ बदलाव किया जाए। फोन और वेल में जाना और प्लकार्ड्स लाना, इन पे पहले भी रोक थे। ये कोई नई चीज नहीं है, पर सदन में ये प्लकार्ड्स हम लोग तब लाते हैं या वेल में तब जाते हैं जब हमारी बात को नहीं सुना जाता। और हमारी पहली जिम्मेदारी, हमारी जवाबदेही हमारी प्रदेश की जनता को है। सदस्यों ने प्रश्नकाल का वक्त बढ़ाने की मांग की। मोबाइल पर रोक लगाने को वापस लेने की मांग सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सुझाव दिए। इसके अलावा विधानसभा में किसानों की आय दोगुनी करने संबंधित सवाल पर जमकर हंगामा हुआ है। पल्लवी पटेल ने किया सवाल, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दिया जवाब। एसपी के विधायक सदन के बाहर चले गए। एसपी के विधायक हंगामा करते रहे। साउथ एशियन गेम्स सब के टीम में बहरहाल मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह जनता से जुड़े काम पूरे होंगे? टीम न्यूज स्टेट। अविश्वास प्रस्ताव के फाइनल राउंड में प्रधानमंत्री मोदी जमकर बरसे। गांधी परिवार, कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन पर गरजे। पिछले 3 दिन से पीएम मोदी को सेंटर में रखकर जितने तीर चलाए गए उस पर पलटवार पीएम मोदी ने उसी अंदाज में किया। सबसे तगड़ा हमला राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पर हुआ है। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली। यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। जब कुछ शुभ होता है, कुछ मंगल होता है,
घर में भी कोई अच्छा होता है, बच्चे भी कोई अच्छे कपड़े पहनता है, जरा साफ सुथरा होता है, तो काला टीका लगा देते हैं। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, देश की जो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप। क्या हाल है आप लोगों का? आज गरीब के दिल में अपने सपने पूरा करने का भरोसा पैदा हुआ है। आज देश में गरीबी तेजी से घट रही है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। ये लोग देश की जिन संस्थाओं की मृत्यु की घोषणा करते हैं, उन संस्थाओं का भाग्य चमक जाता है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों के लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए था, आप अच्छा ही होगा। इस मौके पर हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टर्म में, तीसरे टर्म में, भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। अगर इन्होंने गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी, हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मौका मिल सकता था, लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था। और कल अमित भाई ने विस्तार से इस विषय की चीजें जब रखी तो देश को भी आश्चर्य हुआ है कि ये लोग इतना झूठ फैला सकते हैं, ऐसे ऐसे पाप करके गए हैं लोग। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए,
जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है। जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। ऐसे तो लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे हुर्रियत पर, वे विश्वास करते थे अलगवादियों के पर, वे विश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते थे। पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था। हमारे यहां आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं होता था। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। यहां तक कहते भाई पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा, ये इनकी सोच रही है। भारत ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने एयर स्ट्राइक किया। इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था, उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था। ये इनकी प्रवृत्ति थी। और यहां रुकते हैं कुछ पलों के लिए।